जय हिंद प्यारे साथियों। मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं सुशांत रावत आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो साथियों, आज आप लोगों के लिए दो लाइनें। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। साथियों, बस एक साल अपने आप को दे दो। उस एक साल में जमकर मेहनत करो, अच्छे लोगों को अपना मित्र बनाओ जो आपको सही सलाह दे सकें। जो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं उनसे आप लोग दूर रहें। एक साल के अंदर अंदर आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो साथियों, हम पढ़ रहे थे कारक चिन्ह। कारक चिन्ह हमारे 8 प्रकार के होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। मैंने आप लोगों को इन्हें याद करने का भी तरीका बताया था। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग या तुलना, संबंध काकी के या रारी रे, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे अरे ओ आ वाह। अगर इस तरीके से आप लोग इनको याद करेंगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। इससे पिछली क्लास में हमने अच्छे से कर्ता कारक को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं कर्म कारक को। कर्म कारक का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? को होता है। इसको पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है, इसमें क्या और किसको का जवाब मिले वो हमारा सिंपल कर्म कारक होता है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे शुभम क्रिकेट खेलता है, तो अब शुभम खेलता है तो क्या खेलता है? वो क्रिकेट खेलता है। इसमें क्या का जवाब मिल रहा है ना। शुभम खेलता है तो क्या खेलता है? क्रिकेट। तो इसलिए साथियों इसमें क्या होगा? कर्म कारक। क्या का जवाब मिलता है या किसको का जवाब मिलता है वो हमारा कर्म कारक होता है। अब साथियों हम अपना दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। अभिषेक ने अंशिका को पढ़ाया। इसमें हमें किसको का जवाब मिल रहा है? तो किसको पढ़ाया? अंशिका को पढ़ाया। ठीक है, अभिषेक ने किसको पढ़ाया? अंशिका को। तो इसलिए इसमें साथियों क्या होगा? हमारा कर्म कारक। ठीक है ना साथियों। अब जो हमारा तीसरा उदाहरण है उसके माध्यम से भी हम इसको समझेंगे। ज्योति ने बहुत सारे पढ़ाए। क्या पढ़ाए? छात्र पढ़ाए। तो इसमें हमें किसका जवाब मिल रहा है? क्या का जवाब मिल रहा है। ठीक है, क्या पढ़ाए? छात्र पढ़ाए। तो इसमें भी हमारा क्या होगा? कर्म कारक होगा। अब हम अपना अगला उदाहरण देख लेते हैं। रचित आम खाता है। तो रचित खाता है क्या? क्या का जवाब मिल रहा है ना। क्या खाता है? आम। तो ये भी साथियों हमारा क्या हो जाएगा? कर्म कारक। तो साथियों इससे पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि एक वाक्य में एक से अधिक कारक हो सकते हैं। जैसे रचित आम खाता है। अब इसमें हमारे 2 कारक हैं। एक तो हमारा कर्ता कारक है और एक हमारा कर्म कारक है। अब एग्जामिनर आप लोगों से कैसे पूछेगा? अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा तो वो कुछ इस प्रकार से पूछेगा कि जैसे वो कर्म के बारे में पूछेगा तो कर्म के नीचे अंडरलाइन देगा, और अगर वो कर्ता के बारे में पूछेगा तो कर्ता के नीचे अंडरलाइन देगा। जैसे रचित आम खाता है तो रचित के नीचे अंडरलाइन दे दी तो कर्ता के बारे में पूछ रहा है, और अगर आम के नीचे अंडरलाइन दे दी तो वो कर्म के बारे में पूछ रहा है। कर्म निकालना मैंने आप लोगों को बता दिया। जैसे रचित खाता है तो क्या खाता है? जहाँ क्या का जवाब मिले वहाँ होता है हमारा कर्म कारक। और एक चीज़ मैंने आप लोगों को और बताई थी। जैसे हम देख लेते हैं रचित खाता है, तो अब इसमें एग्जामिनर आप लोगों को कोई भी अंडरलाइन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसमें कर्ता कारक है ओनली। ठीक है, एग्जामिनर आप लोगों को इस वाक्य को देगा और फिर आपसे पूछेगा कि इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो आप लोग क्या बताएंगे? कर्ता कारक। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ साथियों ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो साथियों जो कर्म कारक होता है उसके अंदर एक अपवाद भी होता है, उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे परिव के अर्थ में कर्म कारक होगा। परिव का मतलब होता है परिक्रमा से। जहाँ परिक्रमा को लेकर कोई शब्द आ जाए तो उसमें हमारा क्या होगा? कर्म कारक होगा। जैसे एक ओर, दोनों ओर, तीनों ओर, चारों ओर, पांचों ओर, 6 ओर, ये आपको किसी भी वाक्य में देखने को मिल जाते हैं।
तो आपको नो डाउट इसमें क्या लगाना है, कर्म कारक। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं, मेरे गांव के तीनों तरफ रेल की पटरी है। तो अब इस वाक्य में तीनों तरफ आ गया, तो ये हमारा क्या होगा, कर्म कारक होगा। ठीक है साथियों। अब साथियों हम देख लेते हैं करण कारक को। करण कारक की जो हमारी पहचान होती है वो होती है से या के द्वारा। ये दो चिन्ह आपको कहीं भी देखने को मिल जाए तो वहाँ हमारा क्या होगा, करण कारक होगा। इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, काम किससे किया जा रहा है वह करण है। अब इसको साथियों हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे राम ने रावण को तीर से मारा, तो अब इसमें जो काम हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है। भाई तीर नहीं होगा तो राम जी रावण को मार सकते हैं, नहीं मार सकते। तो तीर के द्वारा ही तो रावण को मारा जा रहा है। तो साथियों इसमें जो हमारा तीर है इसके द्वारा हमारा क्या हो रहा है, काम हो रहा है। तो इसमें हमारा क्या होगा, करण कारक होगा। अब इसमें जो हमारा से है उसकी जगह पे हम के द्वारा भी लिख के देख सकते हैं। जैसे राम ने रावण को तीर के द्वारा मारा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही है ना। तो इसमें हमारा क्या होगा, करण कारक होगा। अब साथियों इसी प्रकार हम अपने दूसरे उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे पलक पेन से लिखती है, तो अगर पेन नहीं होगा तो पलक लिख पाएंगी, नहीं लिख पाएंगी ना। तो काम किससे हो रहा है, पेन से हो रहा है। तो इसलिए इसमें हमारा क्या होगा, करण कारक होगा। ठीक है, और जो से है उसकी जगह पर हम के द्वारा भी लिख के देख सकते हैं। जैसे के द्वारा, पलक पेन के द्वारा लिखती है, तो ये भी हमारा सही है। तो इसमें हमारा क्या होगा साथियों, करण कारक होगा। अब हम अपना अगला उदाहरण देख लेते हैं। जैसे नेहा बस से स्कूल गई, तो अगर बस नहीं होती तो नेहा स्कूल चली जाती, नहीं जाती। तो किससे काम किया जा रहा है, बस से। तो इसमें साथियों हमारा क्या होगा, करण कारक होगा। ये जो हमारा से लिखा हुआ है इसकी जगह पर हम के द्वारा भी लिख के देखेंगे तो भी हमारा वही भाव होगा जो हमारा से हो रहा है। जैसे नेहा बस के द्वारा स्कूल गई है, तो हमारा इसमें क्या होगा, करण कारक होगा। अब साथियों इसमें कुछ अपवाद हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे अगर कहीं के साथ आ जाए, किसी वाक्य में के साथ अगर आ जाता है तो हमारा क्या होगा, करण कारक होगा। अगर कहीं अंग भंग हो रहा है किसी वाक्य में तो उसमें भी हमारा करण कारक होगा। हम किसी से समय पूछते हैं या किसी को बताते हैं तो उस स्थान पर भी हमारा क्या होगा, करण कारक होगा। जैसे इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। मैं माता जी के साथ रोज टहलने जाता हूँ, तो इसमें साथियों क्या आ गया, के साथ। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, करण कारक, नो डाउट। ठीक है साथियों। अब हम दूसरा उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे प्रियांशु चंदन के साथ अंत तक डटा रहा, तो इसमें के साथ आ गया ना इस वाक्य में, तो हमारा क्या होगा, करण कारक होगा। ठीक है, तो साथियों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। अब साथियों हम अपना अगला उदाहरण देख लेते हैं। मैं एक आंख से काना हूँ, तो इसमें अंग भंग हो रहा है ना। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जहाँ अंग भंग हो रहा हो वो हमारा क्या होगा, करण कारक होगा। तो मैं एक आंख से काना हूँ मतलब मेरी एक आंख कानी है, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा होगा करण कारक। तो अब साथियों हम अपना अगला उदाहरण देख लेते हैं। मैं एक पैर से लंगड़ा हूँ, तो ये भी साथियों अंग भंग की श्रेणी में ही आता है। जैसे मैं एक पैर से लंगड़ा हूँ, तो ये क्या होगा, अंग भंगी तो है, तो इसमें हमारा क्या होता है, करण कारक होता है। ठीक है। अब समय पूछना और बताना, ये भी हमारा क्या होता है, करण कारक होता है। जैसे हम अपना अगला उदाहरण देख लेते हैं। रात के 2 बजे हैं, मैंने किसी को बताया कि रात के 2 बजे हैं, तो इसमें हमारा क्या होगा, करण कारक होगा। अब साथियों हम अपना अगला उदाहरण देख लेते हैं। जैसे भाई साहब कितना समय हुआ, मैंने किसी से पूछा भाई साहब कितना समय हुआ, तो इसमें हमारा क्या होगा, करण कारक होगा। क्योंकि समय बताना और पूछना ये हमारे दोनों क्या होते हैं, करण कारक होते हैं। तो आशा करता हूँ साथियों कि आप लोगों को करण कारक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब साथियों हम देख लेते हैं संप्रदान कारक को। संप्रदान कारक की जो पहचान होती है वो क्या होती है, को या के लिए। अब इसको पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है, अगर को हटाकर के लिए फिट हो जाता है तो हमारा क्या होता है, संप्रदान होता है।
जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। हमारा पहला उदाहरण है, राम फल खरीदने को बाजार गया। अब जैसे इसमें जो को विभक्ति लग रही है या को कारक चिन्ह लग रहा है, इसकी जगह पर हम के लिए इसमें लगा के देखें, फिर भी हमारा जो वाक्य है बोलने में सही हो, तो हमारा इसमें क्या होगा, संप्रदान होगा। जैसे राम फल खरीदने के लिए बाजार गया या राम फल खरीदने को बाजार गया, इन दोनों में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। तो इसमें साथियों हमारा क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। अब साथियों हम अपना दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे रमेश पढ़ने स्कूल जाता है। अब इसमें कोई भी कारक चिन्ह नहीं है, तो इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हिंदी को रटना नहीं है, हिंदी को समझना है। आप जितने अच्छे तरीके से समझेंगे, हिंदी भी आपको उतने अच्छे तरीके से ही समझ में आएगी। आप अगर इसको रटने की कोशिश करेंगे तो फिर तो आपका कुछ नहीं होने वाला। आप इसको समझ समझ के पढ़िए। जैसे रमेश पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, मैं अगर इसमें के लिए लगा देता हूँ तो इसमें कोई फ़र्क पड़ा? रमेश पढ़ने स्कूल जाता है या रमेश पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है ना। तो साथियों इस जगह पर हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें हमें के लिए पुट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोग ऑप्शनों को एक एक करके हटाते जाइए। जैसे उसमें लिखा है कर्म, तो पहले कर्म को देखिए कि इसमें कर्म है या नहीं। फिर कर्ता लिखा है तो कर्ता को भी देखिए कि इसमें है या नहीं, ठीक। फिर संप्रदान लिखा है तो संप्रदान को देखिए कि संप्रदान की क्या क्या कंडीशन होती हैं, सर ने हमें कैसे बताया था। तो उस प्रकार से एक एक ऑप्शन को चेक करिए, आपका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ साथियों आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इसमें साथियों हमारा क्या होगा, संप्रदान होगा। अब साथियों हम अपना अगला उदाहरण देख लेते हैं। माँ ने बच्चे को खिलौना दिया। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि को हटाकर अगर हमारा के लिए इसमें फिट हो जाता है तो हमारा क्या होगा, संप्रदान होगा। जैसे माँ ने बच्चे के लिए खिलौना दिया, तो इसमें कोई फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दोनों ही हमारे सही हैं। माँ ने बच्चे को खिलौना दिया और माँ ने बच्चे के लिए खिलौना दिया, तो इसमें साथियों क्या होगा, हमारा इसमें संप्रदान होगा। अब साथियों जो हमारा संप्रदान कारक है उसमें कुछ अपवाद हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे आपको किसी भी शब्द में नमस्कार देखने को मिल जाए तो उसमें हमारा क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। या सदा के लिए दी गई वस्तु, हम किसी को सदा के लिए कोई वस्तु देते हैं तो उस कंडीशन में भी हमारा क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे पिताजी को सादर नमस्कार। अब इसमें नमस्कार आ गया तो हमारा क्या होगा, इसमें संप्रदान होगा, ठीक है। जैसे ही नमस्कार आप लोगों को दिख जाए किसी भी वाक्य में तो उसमें हमारा क्या होगा, संप्रदान। या हमारा प्रणाम दिख जाए तो उसमें हमारा क्या होगा, संप्रदान। जैसे अगला उदाहरण है, माता जी को सप्रेम प्रणाम। तो इसमें हमारा प्रणाम आ गया तो इसमें भी हमारा क्या होगा, संप्रदान होगा, ठीक है साथियों। अब मैंने आप लोगों को एक बात और बताई थी कि सदा के लिए दी गई वस्तु या सदा के लिए दान दी गई वस्तु किसी अगर वाक्य में आपको देखने के लिए मिल जाती है तो उसमें भी हमारा क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। जैसे राजा सेवक को कंबल देता है, तो राजा सेवक को अगर कंबल देगा तो हमेशा ही के लिए तो देगा, तो इसलिए साथियों इसमें क्या होगा, हमारा संप्रदान कारक होगा, ठीक है। अब हम अपना अगला उदाहरण देख लेते हैं। जैसे राजा भिक्षुक को दान देता है, तो अब राजा भिक्षुक को हमेशा के लिए ही तो दान देगा, तो इसीलिए साथियों इसमें क्या होगा, हमारा संप्रदान कारक होगा। तो आशा करता हूँ साथियों आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर साथियों कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अब साथियों बहुत से बच्चों को डाउट होता है कि कर्म कारक का जो विभक्ति है वो हमारी क्या होती है, को, और जो हमारा संप्रदान कारक है उसकी जो विभक्ति होती है वो क्या होती है, को या के लिए, ठीक है। तो अब इस को से कन्फ्यूज़न होता है, तो इसको आज हम दूर करेंगे अच्छे तरीके से, जिससे आपको कर्म कारक पहचानने में दिक्कत ना हो और आपको संप्रदान कारक भी पहचानने में कोई भी दिक्कत ना हो। इसको साथियों हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे गीता ने बिल्ली को पुचकारा। अब गीता ने बिल्ली को पुचकारा, अब इस जगह पे आप के लिए रख के देखिए,
गीता ने बिल्ली के लिए पुचकारा। ये आपको कहीं भी सही लग रहा है? नहीं लग रहा ना। तो इसमें क्या अच्छा लग रहा है? गीता ने बिल्ली को पुचकारा। तो इसलिए साथियों इसमें क्या होगा? हमारा कर्म कारक होगा। ठीक है। अब हम संप्रदान को देख लेते हैं। गीता ने बिल्ली को दूध दिया। अब इसमें जो हमारा को आ रहा है, अगर इसको हटा के हम इसमें लिख दें के लिए, गीता ने बिल्ली के लिए दूध दिया, तो इसमें कोई भी दिक्कत है? नहीं है। तो इसलिए साथियों इसमें क्या होगा? हमारा संप्रदान कारक होगा। और दूसरी चीज़ साथियों, इसमें देने की बात आ रही है। जैसे गीता ने बिल्ली को दूध दिया, तो देने की बात आएगी तो क्या होगा? हमारा संप्रदान कारक होगा। तो साथियों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों में अंतर आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा। अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अपादान कारक। साथियों अपादान कारक की जो पहचान होती है वो हमारी किससे होती है? से होती है। इसमें से का प्रयोग अलग, तुलना या डर होने के अर्थ में होता है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे हमारा पहला उदाहरण है, गंगा हिमालय से निकलती है। तो इसमें से आ गया पहली बात। तो दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान देनी है वो है गंगा हिमालय से निकलती है, मतलब गंगा हिमालय से अलग हो रही है। अलग होने का भाव जिस वाक्य में होता है उसमें क्या होता है? उसमें हमारा अपादान कारक होता है। ठीक है। अब साथियों हम अपना दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे बिल्ली छत से कूद गई। तो बिल्ली छत से कूद गई मतलब बिल्ली छत से अलग हो गई। तो अलग होने का भाव किस में होता है? अपादान कारक में होता है। जैसे अब हम अपना तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। पेड़ से फल गिरा। तो पेड़ से फल अलग ही तो हुआ, तो इसमें भी हमारा अपादान कारक होगा। अब जैसे आप अपना अगला उदाहरण देख लीजिए। सीमा कुत्ते से डरती है। तो अब इसमें पहली बात तो से आ गया। ठीक। दूसरी चीज़ इसमें डर आ रहा है। मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि जहाँ डर हो, मतलब से का प्रयोग डर के लिए किया हो, तो उसमें साथियों हमारा क्या होता है? उसमें हमारा अपादान कारक होता है। ठीक है साथियों। अब ये तो साथियों से का प्रयोग हो गया अलग या डर के होने के अर्थ में। अब साथियों हम देख लेते हैं से का प्रयोग तुलना के अर्थ में। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे। हमारा जो पहला उदाहरण है, निधि कक्षा में सबसे सुंदर है। तो इसमें साथियों क्या हो रही है? तुलना हो रही है। कैसे? निधि कक्षा में सबसे सुंदर है, मतलब कक्षा में जितने भी छात्र हैं उन सब में निधि सबसे ज़्यादा सुंदर है। तो इसमें तुलना ही तो हो रही है। तो यहाँ तुलना की बात हो रही हो, उसमें साथियों हमारा क्या होता है? उसमें होता है हमारा अपादान कारक। जैसे आप दूसरा उदाहरण देख लीजिए। विकास चंदन से लंबा है। तो विकास जो है वो चंदन से लंबा है। तो इसमें भी साथियों क्या हो रही है? हमारी तुलना हो रही है। तो इसमें भी साथियों क्या होगा? अपादान कारक होगा। अब साथियों हम अपना तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मेरा घर शहर से 20 किलोमीटर दूर है। तो अब घर और शहर के बीच की जो दूरी हो गई वो कितनी हो गई? 20 किलोमीटर। तो अब मैं अपने घर से और शहर की तुलना ही तो कर रहा हूँ कि मेरा घर शहर से 20 किलोमीटर दूर है। तो इसमें साथियों क्या हो रही है? तुलना हो रही है। तो इसमें हमारा क्या होगा? अपादान कारक होगा। तो साथियों हमने आज कर्म कारक को पढ़ लिया, करण कारक को पढ़ लिया, संप्रदान कारक को पढ़ लिया और अपादान कारक को भी हमने आज अच्छे से कर लिया। तो साथियों आज हमने कर्म कारक को अच्छे से पढ़ा, करण कारक को अच्छे से पढ़ा, संप्रदान को भी पढ़ा और अपादान को भी हमने अच्छे से फिनिश कर लिया। अब साथियों जो हमारे रह गए हैं वो है हमारे संबंध, अधिकरण और संबोधन। इन तीनों को हम अगली क्लास में करेंगे। साथियों में कराने को तो आपको एक ही क्लास में पूरे कारक चिन्हों को खत्म करा सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग आराम से पढ़ें। जब तक आप लोगों की भर्ती नहीं आ रही है तो आप आराम से इनके अच्छे से नोट्स बनाएं और अच्छे तरीके से पढ़ें। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक ही क्लास में सब कुछ ख़त्म करा दूं तो मैं वो भी कर सकता हूं। मेरा मानना ये है कि आप लोग आराम से पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से रिवीजन कीजिए, उनको लिख के रिवीजन कीजिए, तो जिससे आप लोगों को वो याद हो जाए। तो अगली क्लास में साथियों हमारा कारक चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे समास। आज की क्लास साथियों आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। और साथियों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।